नमस्कार दोस्तों। शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकारों के रूप में हमने दो वर्गीकरण को पढ़ा। पहला वर्गीकरण का आधार शासन कितने लोग चलाते हैं, दूसरा वर्गीकरण का आधार शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का दूसरा आधार यह है कि शासक वर्ग को किस स्रोत से शासन करने की वैधता लिस्ट में से मिलती है। विचार का प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम शासन प्रणालियों के इन प्रकारों में से किस किस के नज़दीक है। कुछ सूत्रों में पाया जाता है कुछ शासन प्रणालियों में इन प्रकारों में से किस किस के नज़दीक है। कुछ सूत्रों में इसे समझा जा सकता है। पहले वर्गीकरण अर्थात इस दृष्टि से कि शासन कितने लोग चलाते हैं। भारतीय भारत सैद्धांतिक तौर पर लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, किंतु कुछ लोग दावा करते हैं कि अधिकांश जनता की अनपढ़ व गरीब होने के कारण सत्ता की प्रतिस्पर्धा वस्तुतः दो तीन छोटे छोटे गुटों के बीच होती है। अतः यह अल्पतंत्र या गुटतंत्र ओलिगार्ची है। सभी दलों के कुछ ही नेता राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में होते हैं, जिसे गुटतंत्रीय स्वरूप ओलिगार्चिकल नेचर उजागर होता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतीय लोकतंत्र भीतर से राजतंत्र मोनार्की के नज़दीक है, क्योंकि इसमें वंशवाद फैमिली रूल का जो लक्षण पाया जाता है वह राजतंत्र की मानसिकता के अनुरूप है। केंद्र में नेहरू और गांधी परिवार के शासन की बात हो या विभिन्न राजनीतिक राज्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के नेताओं के सफल होने की परंपरा हो, जैसे कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, पंजाब में बादल परिवार, उड़ीसा में पटनायक परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, हरियाणा में बंसीलाल परिवार, देवीलाल भजनलाल का परिवार। इनसे लोकतंत्र के भीतर राजतंत्र की मानसिकता का ही प्रमाण दिखाई पड़ता है। भारतीय शासन प्रणाली यूँ तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है, किंतु इसके भीतर थोड़ी बहुत मात्रा में धर्मतंत्र, थियोक्रेसी और कुलीनतंत्र, एरिस्टोक्रेसी के तत्व भी देखे जा सकते हैं। धर्मतंत्र, थियोक्रेसी के तत्व इस रूप में दिखते हैं कि चुनाव प्रचार में धार्मिक नेताओं की बड़ी भूमिका रहती है और आमतौर पर सरकारें भी धार्मिक भावनाओं वाले मुद्दों पर कठोर निर्णय करने से बचती हैं, चाहे वे मुद्दे संविधान के शासन पर प्रश्न खड़े करते हैं। इस प्रकार कुछ परिवारों का पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में सफल होते जाना कुलीन तंत्र एरिस्टोक्रेसी की मानसिकता का भी उदाहरण है। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म व गैर संविधानवाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की दृष्टि से भारतीय राज्य व्यवस्था ने संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मार्ग को चुना है और सारा शासन कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही चलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में संविधान के रक्षक, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका बहुत ठोस तरीके से निभाई है। किंतु तब भी कभी कभार ऐसे उदाहरण मिल ही जाते हैं जहां संविधानेतर एक्स्ट्रा-कॉन्स्टिट्यूशनल शक्तियां संवैधानिक ढांचे पर हावी होती हुई दिखती हैं। उदाहरण के लिए 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने जब आपातकाल की घोषणा की तो संजय गांधी बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए भी सत्ता के केंद्रीय सूत्र बने हुए थे। कुछ लोगों ने तत्कालीन केंद्रीय सरकार श्रीमती सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाते थे कि वे किसी संवैधानिक पद पर न होते हुए भी मंत्रिमंडल से ज़्यादा शक्तियाँ क्यों रखती थीं। ज्ञातव्य है कि जिस राष्ट्रीय सलाहकार समिति NAC नेशनल एडवाइजरी कमेटी की वे अध्यक्षा थी वह भी स्वयं संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। इस प्रकार कई राज्यों के स्तर पर भी ऐसी विवादपूर्ण स्थितियां देखी जाती रही हैं। भारतीय लोकतंत्र को कई लोग भीड़तंत्र, मोबोक्रेसी तथा अवसरतंत्र, मीडियोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि उनकी राय में हमारे देश की जनता का मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर प्रायः पारंपरिक मान्यताओं तथा भावनाओं के भार के अनुरूप संचालित होता है। भारतीय नेताओं में से यदि अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश नेताओं का वैचारिक स्तर पर योग्यता स्तर हमारी व्यवस्था की औसत तंत्र मीडियोक्रेसी होने को भी प्रमाणित करता है। दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया के अत्यधिक महंगा होने के कारण तथा राज्य द्वारा चुनाव खर्च वहन न
करने के कारण हमारा लोकतंत्र धनतंत्र प्लूटोक्रेसी के भी नज़दीक है। वर्तमान लोकसभा में अधिकांश सांसदों का करोड़पति होना इसी का प्रमाण है। पुनः यदि भारतीय राजनेताओं की औसत उम्र देखी जाए तो आलोचक इसे वृद्धतंत्र जेरोंटोक्रेसी भी कह सकते हैं। प्रमाण यह है कि जहां विकसित देशों के शासनाध्यक्ष आमतौर पर 45 से 55 वर्ष के आयु वर्ग में दिखाई पड़ते हैं, वहीं भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों का 70 से 75 वर्ष के से अधिक उम्र का होना सामान्य लक्षण है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंकुश तंत्र ऑटोक्रेसी के काफ़ी कम के लक्षण काफ़ी कम हैं, क्योंकि विपक्ष और जनमत का दबाव सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। जनता के पास मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का होना तथा न्यायपालिका के पास न्यायिक परीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का होना भी इसे निरंकुश तंत्र ऑटोक्रेसी बनने से रोकता है। 1975 के आपातकाल जैसी अत्यंत विरल घटनाओं को अपवाद मानकर छोड़ दें तो यह सामान्यतः निरंकुश तंत्र ऑटोक्रेसी नहीं बनता है। जहाँ तक योग्यता तंत्र या गुण तंत्र मेरिटोक्रेसी होने का प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था ने इसे सीमित रूप से अपनाया है। वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं, किंतु इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाता है। धन्यवाद।